गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। आज शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कामचोर। बच्चों, इस चैप्टर के राइटर हैं इस्मत चुगताई और उन्होंने अपने बचपन के दिनों की मस्ती के बारे में इस पाठ में बताया है। बच्चों, पाठ शुरू करते हैं बिना समय गंवाए कि बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। बच्चों, परिवार जॉइंट फैमिली थी, परिवार बड़ा था, बच्चे बहुत सारे थे, भाई बहन कजिन्स वगैरह मिलकर बहुत बड़ा परिवार था इनका। और बाद में इन्होंने यह तय किया, इनके पिताजी ने यह तय किया कि घर में जितने भी नौकर चाकर हैं उनको तो छुट्टी दे देनी चाहिए और सारा काम इन बच्चों से करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे मिलकर बड़ी मस्ती करते थे और हिलकर पानी भी नहीं पीते थे। हिलकर पानी ना पीना मतलब कि कुछ काम ना करना, तो हमेशा बैठे रहना, मस्ती करना, तो वो हमेशा सबकी आंखों में आते रहते थे। तो इनके पिताजी ने देखा कि अगर ये काम में बिजी हो जाएंगे तो मस्ती करना भूल जाएंगे, तो इसीलिए तय किया गया कि नौकरों को निकाल दिया जाएगा। तुम लोग करते तो कुछ हो नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते हो। उधम मचाना मतलब कि मस्ती करना। उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा कि दिन भर मस्ती करते हो और तो तुम लोग कुछ करते नहीं हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में भी अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलकर पानी पीना शुरू किया। अब बच्चों, हिलकर पानी ना पीना का तो एक मुहावरा है और इन्होंने, इनके पिता ने जैसे ही इस मुहावरे का प्रयोग किया तो बच्चों ने भी सोचा कि हाँ, वास्तव में हम दिन भर उधम मचाते रहते, मस्ती करते रहते, हिलकर पानी भी नहीं पीते। अगर हिलकर पानी पी लेंगे तो हमारा क्या खर्च हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, तो चलो हिलकर पानी पिया जाए। इन्होंने इसका भावार्थ ना लेकर शब्दार्थ ले लिया, शाब्दिक अर्थ ले लिया कि हिलकर पानी पिया जाए। अब बच्चे हिलेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब उन्होंने हिलकर पानी पीना शुरू किया और पानी पीने से, हिलकर पानी पीने से एक दूसरों की टकराहट शुरू हुई। तो देखो आगे कि हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, पर हम किसी के दबेल तो थे नहीं। दबेल मतलब किसी के अंडर में, कि कोई धक्का दे तो सह जाए। अगर किसी का धक्का किसी भाई के, किसी बहन के लग गया तो कोई भी बच्चा, कोई भी भाई बहन सहन करने वाला तो था नहीं। तेने मेरे को धक्का क्यों मारा, तेने मेरे को धक्का क्यों मारा, इस तरह से वो भाई बहन आपस में लड़ने लग गए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब छोटे छोटे बच्चे थे, सबने उसका शाब्दिक अर्थ ग्रहण किया, सब पानी पीने गए, मटके तोड़े, सुरहियां तोड़ी और लड़ने, घमासान युद्ध के जैसा घर में माहौल हो गया। यह भला क्या काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। उनकी जो दादी थी उन्होंने हाथ जोड़े, हे भगवान, इनसे काम नहीं करवाया जा सकता, इनको अब छोड़ ही दो। यह भला करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। अब वो वापस पिताजी का ऑर्डर आता है कि कैसे नहीं करेंगे काम, काम तो करना पड़ेगा, और जो काम नहीं करेंगे उनको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। या लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान यानी कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आ रहा हो, जैसे ऑर्डर पास कर दिया गया कि भाई जो काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। तुम काम करने को तैयार हैं, हम काम करने को तैयार हैं। बच्चे कहते हैं हाँ हम काम करेंगे, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी तो बच्चे सब मिलके बोले नहीं नहीं हम काम करेंगे, आप तो हमको काम बताओ कि करना क्या है। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यानी कि उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए जाएंगे नहीं, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो पिताजी ने क्या लालच दिया इनको कि बहुत सारे काम है, दरी साफ करनी है, पेड़ों में पानी देना है, आंगन से कचरा साफ करना है, इतना सारा काम करना है और तुमसे कोई काम फ्री में नहीं करवाएगा। अगर तुम सब अच्छे से काम करोगे तो तुमको तनख्वाह भी दी जाएगी। अपा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो, और ये कहकर अब्बा रुक जाते हैं। तो उनको बच्चों को पता चल गया था कि अगर हम पौधों को पानी मिलेंगे तो भी माली तो चला जाएगा, माली की तनख्वाह हमें मिलेगी। ए है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। वापस उनकी दादी बोली, अरे नहीं, इनको काम मत बताओ। अगर इनसे पानी लेने के लिए कहा गया, पौधों में पानी देने के लिए कहा गया तो पानी ढोल ढोल के घर में बाढ़ आवा देंगे। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। बच्चों को बड़ा रास आया, ये शर्त रास आई उनको कि हम काम करेंगे तो हमको तनख्वाह मिलेंगी। तो इस तनख्वाह के चक्कर में वो सारे काम करने लग गए। एक दिन
फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। अब सारे बच्चे एक दरी के पीछे पड़ गए। एक दरी को कोनों से पकड़कर इतना झटका कि पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी हो गई। सारा घर धूल से हट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी जो अब वो फर्श पर आ गई और सिरों पर जम गई। अब जो धूल जो मिट्टी दरी से निकली थी अब वो बच्चों के सिर पर और सिर पर जम गई थी, पूरे फर्श पर जम गई थी और सारे लोग खांस कर मिट्टी की एलर्जी से परेशान हो गए थे। नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू निकालने का फैसला किया। अब दरी झटकी सबको परेशान कर दिया। अब बच्चों ने सोचा अब हम क्यों ना इस मिट्टी को साफ कर दे, झाड़ू निकाल ले आंगन का। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। अब झाड़ू तो बेचारी एक और बहुत सारे बच्चे थे, तो अब झाड़ू कौन पकड़ेगा, इस बात पर भी उनकी लड़ाई होने लग गई। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए और उस झाड़ू को ही तोड़ डाला। एक पुर्जा एक उसका जो तिनका था सब अलग अलग कर डाला। जितनी सिक्के उनके हाथ पड़ी वह उनसे उल्टे सीधे हाथ से मारने लगा। अब जो पतली पतली डंडियां झाड़ू के हाथ में पड़ी उन्हीं डंडियों से वो बच्चे झाड़ू निकालने लगे, क्योंकि उनको लालच था कि हम काम करेंगे तो हमको तनख्वाह मिलेगी। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। अब जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। भाई किसने कहा होगा कि और बाप रे तुमने झाड़ू तोड़ डाला, तुम सही से झाड़ू निकालो, ये वो। तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि अरे ये बड़े तो हमें काम करने ही नहीं देते, कितनी बार टोकते हैं, अब ये टोकना बंद करें तो हम काम करें। अब ये पता नहीं कि वो काम बिगाड़ रहे हैं इसलिए बड़े टोक रहे हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देते तो मिट्टी दब जाती और झाड़ू से निकल जाती। लेकिन उन्होंने सूखी मिट्टी को झाड़ना शुरू किया तो मिट्टी और ज़्यादा उड़ने लग गई। बस यही ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब उन्होंने क्या है, दरी पर थोड़ी तो मिट्टी उड़ी ही थी, अब उन्होंने दरी पर थोड़ा सा पानी छिड़का ताकि मिट्टी बैठ जाए। एक तो वैसे ही धूल से हटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। बहुत सारी धूल थी, पानी गिरा कीचड़ बन गया, दरी पर कीचड़ फैल गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब आंगन से भी सबको बाहर निकाला। अरे ये काम भी इनके बस का नहीं है। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए तो अब उनको पानी देने का काम सौंपा गया। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। अब जिस बच्चे के हाथ में जो बर्तन पड़ा वो उस बर्तन को उठा कर भागा। अब नल तो एक है, अब देखना आगे क्या होता है। जिन्हें ये चीज भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। वहां भी घमासान युद्ध मचा और क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। और इतने वो बच्चे आपस में लड़े झगड़े कि मैं नल से पानी भरूंगा, मैं नल से पानी भरूंगी। तो ये करते करते नल की एक भी बूंद किसी भी बच्चे के बर्तन में नहीं गिरी। तू समझा, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुनिया और उसके बाद बर्तन। कि बच्चे पहले तो धक्का मुक्की कर रहे थे कि मैं आगे जाके नल से पानी भरूंगा, फिर उनके धक्के लगने लगे और धक्के लगते ही वापस उनमें आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। फौरन बड़े भाइयों बहनों, मामों और दमदार मौसियों फूफियों की हुकूमत भेजी गई। पूरी की पूरी फौज आई उनको चुप कराने के लिए। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई तो सारे के सारे बच्चे डरकर भाग गए। इस धिंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। अब घर में जितने नौकर थे अभी उनको निकाला नहीं था, अभी तो वो घर पे ही थे, हाल तो बच्चों का ट्रायल चल रहा था। तो अब उन बच्चों को बच्चे कीचड़ में लथपथ तो थे ही है, तो अब उनको नहलाने के लिए नौकर बुलवाए गए। लेकिन नौकर जितने घर में थे उतने नौकर तो पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि नौकरों से ज्यादा संख्या तो बच्चों की थी। इसलिए पड़ोसियों से नौकर, पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से उन नौकरों को उन्होंने हायर किया और उन बच्चों को नहलाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और हम ना पेड़ों की देखभाल हम कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम हम इन मुर्गियों को तो पिंजरों में बंद कर ही सकते हैं। बच्चों ने भी मान लिया हम काम नहीं कर सकते, लेकिन मुर्गियों को तो संभाल ही सकते हैं। तो अब वो पीछे पड़े मुर्गियों की। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी, लेकिन मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे, यानी मुर्गियों को बोलने के लिए वो नहीं होते, कुछ कोड वर्ड्स होते हैं। तो चल दड़बे यानी मुर्गियों को ठोक ठोक कर आगे भेजा गया। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, यानी कि वो मुर्गी को एक तरफ घेरते और मुर्गी दूसरी तरफ जाती। ऊँट
ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब बच्चे मुर्गियों को घेरने लगे, मुर्गियां इधर उधर भागने लगी। तो जो इंसान जो काम कर रहा था उस काम पर वो मुर्गियां जा गिरी। तो ये जो दादी माँ जो आया थी उनकी, वो खीर पर चांदी का वर्क लगा रही थी और मुर्गियां चांदी की उस खीर के प्याले पर टूट पड़ी, खीर नीचे। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे दूल्हे सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा। तथ्य चूने में लुचड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। इतना सारा उन मुर्गियों ने नुकसान करा डाला। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। तो एक भी मतलब वो मुर्गी का जो था मुर्गी हाउस, उसमें जाने के लिए वो राजी नहीं थी। इधर किसी को सूजी की भेड़ें आई हुई है, लगे हाथ उन्हें भी दाना दिया जाए। मुर्गियां छोड़ी तो अब किसी बच्चे ने सोचा चलो चलो भेड़ों को भी दाना दे देते हैं। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो अब सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लक्ष्मण पश्चिम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर घोघरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोनती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई और जो वो गंदगी करती हुई भेड़ें एक दूसरी जगह पर कूदने लगी तो चारों तरफ वापस फैलावड़ा हो गया। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर रही हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई, तो सूप के पीछे भेड़ें भागती रही। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो वह न जाने सपने में किन महलों की सैर कर रही थी और दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। एक जो उनकी हज्जन माँ थी वो पलंग पर लेटी थी और उनके ऊपर से भी भेड़ें छलांग मार गई। तो पता नहीं वो सोए सोए कौन से अच्छे सपने देख रही थी और बीच में सपने में चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी मतलब कि सब्जी वाली, जो सब्जी बेचने आई थी वहां पर, तो सब्जी वाली की टोकरी पर चली गई भेड़ें। ठीक है, वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइयों की दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ों पर तो बहुत घने घने बाल होते हैं, तो भेड़ों को मारो तो भी उनके लगती नहीं है। अब वो सब्जी वाली थी जो थी वो भेड़ों को मारने लगी तो भेड़ों पे तो कोई असर ही नहीं होगा। ऐसा लगा फिर भेड़ों को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वो अपने आप पर ही चढ़ बैठी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट में की कढ़ाई में झोंक ली, तो जो सब्जी बनने वाली थी वो भी भेड़ों के पेट चढ़ गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रातों का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। जो बाकी के बच्चे थे 4 जने, उन्होंने देखा हम भैंस का दूध दुहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों कि जब जानवर जो होते हैं, जो उनका रोज दूध निकालता है, वो रोज दूध दूहता है, वो उन्हीं को दूध देते हैं। अगर कोई दूसरा अनजान आदमी दूध दूहने बैठे तो वो कभी जानवर नहीं देंगे दूध और उल्टी लात मारेंगे। तो बस यही आगे होता है। देखना यहाँ पर कल हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, तो उन बच्चों ने क्या करा, भैंस के आगे के 2 पाँव बांध दिए, पीछे के भी 2 पाँव बांध दिए। फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। उन्होंने ये सोचा, बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए, पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से पायों से बांध दिया और अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। अब भैंस कोई पाँव थोड़ी बांधने देगी, तो बच्चों ने जो भैंस के पीछे वाले जो 2 पाँव बांधे थे वो उनके चाचा जी की चारपाई यानी पलंग के जो वो थे पाए थे, उन पायों से उनको बांधा। तो जैसे उनको बांधा तो भैंस को संकट आ गया, ध्यान आ गया कि मेरे को बांधा जा रहा है, तो वो उछलना कूदना शुरू हो गई। छूट कर जो भागी, पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को
बुरा भला सुनाने लगे। अब चाचा जी का दिमाग खराब, वो नींद में से पहले तो उन्होंने देखा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, फिर उन्होंने देखा कि कोई आंधी तूफान आया हुआ है, और फिर जब उनको सच्चाई पता लगी तो उन्होंने बच्चों को जिन्होंने छोड़ा था, उन्होंने उनको बहुत बुरा भला कहा कि इन बच्चों से काम तुम क्यों करवा रहे हो, ये बच्चे कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओह, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। आपने देखा होगा कि जब जानवरों से, गाय भैंस से दूध दुहा जाता है तो पहले उनके बच्चों को पिलाया जाता है, तो बछड़ों को भी खोला। वो बात भूल गए थे, तो बाद में उन्होंने बछड़े को खोला, तीर निशाने पर बैठा, और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों पर ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में, यानी 1 मिनट से भी कम समय में ये सारी चीजें हो गई थी। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लूटी, कटोरे और बच्चे ही बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए, और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब इनकी जो माँ थी वो परेशान हो गई, इनको इतना मस्ती करते देखते हुए। वो तो कहने लगी कि मैं तो जा रही हूँ मेरे मायके, अब इन बच्चों को आप ही संभालना। बाकी सबके नुकसान की भी भरपाई की गई, घर की भी सफाई करवाई गई। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। उन बच्चों की माँ ने बोला कि नहीं, अब तो मैं चली जाऊंगी, या तो यहाँ इस घर में बच्चे रहेंगे या मैं रहूंगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि भाई अब्बा जान ही पहले कह रहे थे, उनके पिताजी उनको कह रहे थे कि भाई बच्चों को ही काम करवाया जाएगा, बच्चे काम नहीं करेंगे तो हम उनको खाना नहीं देंगे। और अब लास्ट में उनके पिताजी को वापस हाथ जोड़कर बोलना पड़ा, अब तुम काम, कुछ भी किसी काम के भी तुमने हाथ लगा दिया तो अब हम तुमको खाना नहीं देंगे। यानी कि इसीलिए बच्चे कहते हैं कि इनको तो किसी दोनों तरफ फिर जाते हैं, एक बार तो कहते हैं काम करो, एक बार कहते हैं काम मत करो। अब हम करें तो आखिर क्या करें।